नॉन मिक्सिंग टाइप और सरफेस कंडेंसर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोगों ने कंडेंसर को क्लासिफाई किया था तो अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन था, और उस बेसिस में क्लासिफिकेशन पर हम लोगों ने जेट कंडेंसर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर और काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर के बारे में स्टडी किया। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं सरफेस कंडेंसर, जिसे नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक जो इन दोनों में डिफरेंस है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर, वो ये है कि जेट कंडेंसर में कूलिंग वाटर और स्टीम ये दोनों मिक्सअप होते हैं। फिर स्टीम से हीट ट्रांसफर हो जाता है, कूलिंग वाटर को एक्सट्रैक्शन हो जाता है, और वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टीम टू वाटर, वो दोनों को मिक्स करने के बाद हो रहा है। सरफेस कंडेंसर में यहाँ पर स्टीम और कूलिंग वाटर ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि किसी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फ्लो होता है और ट्यूब के सराउंडिंग में दूसरा लिक्विड फ्लो होता है। अब इन दोनों में इस ये डिफरेंस की वजह से किसी क्या कोई फर्क आएगा? हाँ, एक डिफरेंस ये आएगा कि जो हम वाटर यूज करते हैं जनरली, उस वाटर को स्टीम में मिक्स करने से उस स्टीम को जब लिक्विफाई हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, तो उसमें कॉन्टामिनेशन हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, वो उसमें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, बढ़ती रहती हैं। और फिर वही जो इम्प्योरिटीज के साथ, कॉन्टामिनेशन के साथ, वो जो वाटर है लिक्विफाई वाटर, अगर कंडेंस वाटर अगर हम उसे पंप में भेजेंगे, उसके बाद उसे हम फर्दर आगे बॉयलर में भेजेंगे, फिर उसके बाद स्टीम टरबाइन भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं वहां पर कोरोजन, इरोजन, वियर इन सब को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारे एपरेटस जो है जल्दी खराब हो सकते हैं। तो इस टर्म में देखा जाए तो सरफेस कंडेंसर कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑन द जेट कंडेंसर, कि इसमें कॉन्टेमिनेशन, इम्प्योरिटीज यहां पर नहीं होती। तो आइए समझते हैं, सर कंडेंसर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंडेंसर एंड ऑफर ग्रेट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ नो कंटामिनेशन ऑफ फीड वाटर। In these condensers, the steam to be condensed and cooling fluid यानी कि water do not come in contact with one another। तो जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्टामिनेशन नहीं होगा, इम्प्योरिटीज कूलिंग वाटर से स्टीम में यानी कंडेंस वाटर में ट्रांसफर होगी। अच्छा, जब ये मिक्स नहीं होते तो कैसे होता है हीट का ट्रांसफर? ये जो हीट का ट्रांसफर होता है, इंस्टेड द हीट ट्रांसफर अकर्स बिटवीन टू फ्लूइड्स थ्रू ए सरफेस इन बिटवीन, यानी किसी सरफेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। सरफेस कंडेंसर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पासेस ऑफ कंडेंसर, यानी अलग अलग बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ पासेस। अब ये पासेस क्या है? दैट इज जो वहां पर लिक्विड को हम फ्लो करते हैं, तो अलग अलग के वहां पर मेथड है। तो एक बार में एक फ्लो होता है तो उसे एक पास कहते हैं, तो दैट इज सिंगल पास और मल्टी पास। नंबर ऑफ टाइम्स द कूलिंग वाटर क्रॉस एनी ट्रांसवर्स सेक्शन इज कॉल्ड ए पास। तो जितना नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर फ्लो होगा उतना ही नंबर ऑफ पास होगा। सरफेस कंडेंसर में भी ऑल्सो इसको क्लासिफाई किया गया है डाउन फ्लो टाइप और सेंट्रल फ्लो टाइप। तो इन दोनों में भी क्लासिफाई किया गया है कि एक होता है डाउन फ्लो टाइप, दूसरा होता है सेंट्रल फ्लो टाइप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कंडेंसेट एंड ट्यूब अरेंजमेंट। अब देखिए, आपके सामने एक फिगर है, ये जो फिगर है ये सरफेस कंडेंसर का ही फिगर है। और इस सरफेस कंडेंसर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो दोनों फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, और दोनों फ्लूइड के बीच का जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो दोनों को बिना कांटेक्ट में लाए हो रहा है। और ये जो फिगर है वो है टू पास सरफेस कंडेंसर का। देखिए, यहाँ पर जो वाटर इनलेट है वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, और ये यहाँ से इनलेट के बाद क्या करता है, ये इस पाइप के अंदर फ्लो होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप रखी हुई है, इस हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या करेगा, वो फ्लो होता रहेगा। तो कूलिंग वाटर पाइप के अंदर है, और इसमें क्या है, ये जिगजैग मोशन में यहाँ पर फ्लो होते करते जो है कूलिंग वाटर को ऊपर पंप के थ्रू एग्जिट किया जाता है। दूसरी बात, जो स्टीम है जिसको जिसको हमको कंडेंस करना है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ भेजते हैं, और वो पाइप के सराउंडिंग में फ्लो होता रहता है। तो जब कूलिंग वाटर पाइप के अंदर है और उसके सराउंडिंग में स्टीम है, वो भी हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा।
और इस ट्रांसफर के होने की वजह से स्टीम क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा तो वो कंडेंसेट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कंडेंसेट कलेक्शन टैंक में कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसे कंडेंसेट पंप के थ्रू वहां हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा एक शेल होता है। शेल पर क्या होता है, कवर होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल के जो है डिफरेंट पाइप्स होती हैं। तो ये तो बात हो गई टू पास सरफेस कंडेंसर की। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक होता है डाउन फ्लो टाइप और दूसरा जो है वो है सेंट्रल फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर। इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। ये दोनों देखने में एकदम सेम होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें फ्लो का जो अरेंजमेंट है वो डिफर करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले डाउन फ्लो कंडेंसर की। डाउन फ्लो कंडेंसर में देखा जाए तो हमारे पास ये देखिए डिफरेंट ट्यूब्स हैं और ये डिफरेंट ट्यूब्स क्या है, ये जिगजैग में है, एक दूसरे के क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स आपको दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन ट्यूब के अंदर यहाँ पर कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा है। इन ट्यूब के अंदर यहाँ पर कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा है और ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम स्टीम को इनलेट कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं। तो वो स्टीम क्या है, डाउन फ्लो में फ्लो हो रहा है। वो स्टीम ऊपर से नीचे यानी डाउन फ्लो की तरफ फ्लो हो रहा है और वो इस ट्यूब के सराउंडिंग में फ्लो होगा। ऑब्वियसली स्टीम हाई टेम्परेचर पे है, कूलिंग वाटर लो टेम्परेचर पर है। स्टीम से यहाँ पर हीट होगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा वाटर को, स्टीम कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे कंडेंसेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टीम हमने ऊपर से नीचे फ्लो किया है, उस स्टीम में क्या है, एयर भी है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो एयर क्या होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एयर जो है स्टीम दिया हुआ है बेफेल के चेंज में। बेफेल एक चैनल होता है, उसके बगल में साइड में दिया हुआ है एयर का जो है एक्सट्रैक्शन के लिए। और ये जो पूरा होता है ये एक एयर कूलिंग सिस्टम होता है। एयर कूलिंग सिस्टम इसलिए लगाया गया है कि जो कूलिंग वाटर हम यूज कर रहे हैं वो कूलिंग वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है स्टीम से। तो अगर कुछ देर बाद उस कूलिंग वाटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो वो उस अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों स्टीम और वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस कूलिंग वाटर को भी धीरे धीरे उसे ठंडा करते रहना है। उसके लिए हम एयर कूलिंग सेक्शन लगाते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर में उस कूलिंग वाटर से हीट का ट्रांसफर होता रहता है एयर कूलिंग सेक्शन के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को। तो इस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपास, है ना। यहाँ पर डाउन फ्लो था और ये बात करते हैं सेंट्रल फ्लो की। तो सेम अरेंजमेंट होता है, बस यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टीम का जो फ्लो होता है, जो स्टीम का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता ही है, लेकिन जो फ्लो होता है मतलब ऊपर से नीचे तो जाएगा, लेकिन ये सेंट्रली जो ट्यूब्स हैं वो सेंट्रल एक सेंटर की तरफ साइड से बढ़ते रहते हैं। चारों तरफ से जो है वाटर होगा वो सेंट्रली जाएगा। और फिर एक और बात यह है कि सेंट्रल वे में एक और क्या होता है कि जो स्टीम कंडेंसेट होगा तो वो तो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसका फ्लो सेंट्रली है, उसका फ्लो सेंट्रली है, तो उससे जो एयर होगा अब वो किसी साइड में ना निकल करके बल्कि सेंटर से ही एग्जिट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको सेंटर जो है इसको कहते हैं सेंट्रल फ्लो कंडेंसर। तो ये मेन डिफरेंस है डाउन फ्लो कंडेंसर और सेंट्रल फ्लो कंडेंसर में। उसके बाद देखिए एक और मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास कंडेंसर है जिसको स्टडी करना बहुत जरूरी है और ये इन सब से डिफर होता है। वो होता है इवापोरेटिव कंडेंसर। वो होता है इवापोरेटिव कंडेंसर। अब एक बात को समझते हैं कि हम जो कंडेंसर यूज करते हैं बेसिकली उसमें हम कूलिंग वाटर यूज करते हैं। कूलिंग वाटर ही स्टीम से हीट को एब्जॉर्ब करे। ये जो कूलिंग वाटर हम कहाँ से ला रहे हैं, हम किसी एक बड़े रिजर्वायर से ला रहे हैं, किसी पौंड तालाब नदी इन सब से ला रहे हैं, और ताकि उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा और अगर उसमें हम हीट दे भी रहे हैं उसको तो आसानी से उस तालाब का टेम्परेचर नदी का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमारे पास नदियां नहीं है, झील नहीं है, पौंड नहीं है, तो वहां पर अब कैसे कंडेंसर को यूज करेंगे। उस जगह ऐसी जगह जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी प्योर, बहुत खराब है, तो उस जगह हम एवापोरेटिव कंडेंसर को यूज करते हैं।
अब ये evaporative condenser क्या होता है इसको समझते हैं। Evaporative condenser are generally used when availability of water is very poor. In this condenser, water falls from top through the nozzle over the condenser coil. Water picks up heat from the steam flowing through condenser coil and gets warmed up. अब देखिए यहाँ पर ट्यूब के अंदर स्टीम फ्लो होगा और ऊपर से क्या करते हैं हम वाटर को फ्लो करते हैं। अब दिस वाटर इज रीसर्कुलेटेड, तो ये जो वाटर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ये रीसर्कुलेट होगा। ऐसा नहीं कि तालाब में चला गया अब तालाब से फ्रेश वाटर आ रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि वही वाटर रीसर्कुलेट होगा through the circulation pump. Airflow inside condenser is maintained by using exhaust fan. तो वहां पर जैसे हम घरों में एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं ना, तो वहां भी अंदर में चैम्बर में एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ताकि बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती रहे और अंदर की जो हीटेड एयर वो बाहर जाती रहे, उसके लिए हम एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं। वाटर गेट्स evaporated and evaporated vapors are taken by air leaving condenser. Heat required for evaporation is extracted finally from the steam flowing inside tubes and thus causing its phase transformation. देखिए अब देखिए इसके एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, इसका फिगर के थ्रू बहुत आसानी से हम समझ लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपके सामने देखिए ये फिगर है एवापोरेटिव कंडेंसर का। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास नीचे जो है एक चैम्बर है, सबसे नीचे इस चैम्बर में वाटर है, क्योंकि हमारे पास वाटर की कमी है ऐसे हम कंडेंसर यूज कर रहे हैं। इस वाटर को हमने सर्कुलेशन पंप के थ्रू ऊपर भेजा और ऊपर भेज करके इसको एटोमाइज कर दिया। एटोमाइज का मतलब ये हुआ कि इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट कर दिया, जैसे बारिश की बूंदें। अब इससे एक बेनिफिट क्या होगा ये समझिएगा, जब हम इनको छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देंगे, एटोमाइज कर देंगे, तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जिसका भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वहां पर हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। तो इसका यहाँ मेन एम है इसको एटोमाइज देगा ताकि हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा हो जाए। ऊपर से देखिए ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर वहां से ऊपर से नीचे गिर रही है और यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि स्टीम को एंट्री दिया है, इनलेट है और ट्यूब के अंदर स्टीम है और उसके सराउंडिंग में वाटर है। स्टीम हीट लॉस करेगा और ये हीट मिल जाएगा वाटर को। ये स्टीम हीट लॉस करके क्या होगा, लिक्विफाई होगा, कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा। फॉर्म में इसको हम कंडेंसेट पंप के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर जो वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा था उसे फिर उसी चैम्बर में कलेक्ट करके रीसर्कुलेट करते रहेंगे। अब ये जो वाटर यहाँ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम स्टीम, ये वाटर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया। इस वाटर को भी हमें क्या करना है, कूल करने की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। इस एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, एयर रिसर्कुलेट होता रहता है और फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से चैम्बर के अंदर आता रहेगा और अंदर से जो हीटेड एयर है वो बाहर जाता रहेगा। इस तरीके से एवापोरेटिव कंडेंसर वर्क करता है ऐसी जगहों पर जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही खराब होती है, बहुत पुअर होता है।